काल के रासो साहित्य के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है, अर्थात वीर गाथा काल में ही उन्होंने रासो साहित्य के बारे में विस्तार से अपने हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में बताया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बिसल देव रासो है। वीर गीत परंपरा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसल देव रासो को माना है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। यहाँ देख लेंगे कि कुछ विद्वानों ने रासो की जो उत्पत्ति हुई है वो किस मूल शब्द से हुई है, उसके बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों में मतभेद है। यहाँ हम विद्वान व प्रस्तोता को पढ़ेंगे जिन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है इसके बारे में बताया है। गारसा दत्तासी मानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से हुई है। हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार राजयश से, नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासक, कविराज श्यामल दास के अनुसार रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल के आधार पर रहस्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है, जो रास या रासो इसी रसायन से निकला है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक से इसकी उत्पत्ति मानी है, जो एक उपरूपक के रूप में है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस से इसकी उत्पत्ति मानी है। दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त एवं गणपति चंद्र गुप्त, इन तीनों ने रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है, जिनमें गणपति चंद्र गुप्त ने माना है कि रासक सबसे पहले मूल रूप में था, जो धीरे धीरे क्रमशः रास, रासा, रासु और अंत में रासो बन गया। आगे हम देखेंगे कि रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या क्या रही है, जिसमें दलपति विजय जिन्होंने खुमान रासो की रचना की 9वीं सदी में, ये वीर रस का ग्रंथ है, राजस्थानी भाषा में है और इसका काव्य रूप प्रबंध है। नरपति नाल कवि ने बिसलदेव रासो की रचना की 1212वीं सदी में, श्रृंगार की रचना है और 4 खंड में है। वीर गीत है इसमें। आगे देखेंगे जगनीक ने परमाल रासों की रचना की, जिसे आला खंड के नाम से भी जानते हैं। इसका समय 1230 ईस्वी है। ये वीर रस का काव्य है, वीर गीत है इसमें। आगे देखेंगे चंदबरदाई। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। यह वीर एवं श्रृंगार रस का प्रबंध काव्य है। 69 समय या सर्ग है इसमें। ये डिंगल भाषा का साहित्य है और प्रबंध काव्य है। ये 69 सर्ग या समय, इससे 2 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। पहला तो ये कि पृथ्वीराज रासों में जो सर्ग आते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे समय कहते हैं, और कितने हैं तो 69 समय या सर्ग हैं। आगे देखेंगे भट्ट केदार कवि ने जयचंद्र प्रकाश की रचना 1224 ईस्वी में की और यह वीर रस का काव्य है, प्रबंध काव्य। मधुकर भट्ट ने जयमयंक जस चंद्रिका की रचना की 1243 ईस्वी, जो कि एक प्रबंध काव्य है। सारंगधर कवि ने हम्मीर रासों की रचना की। नल्ल सिंह ने विजयपाल रासों की रचना की। वीर काव्य है यह, 42 छंदों का वीर गीत है इसमें। श्रीधर ने रणमल छंद की रचना 1454 ईस्वी में की, जो कि एक वीर रस का काव्य है। 70 छंदों का डिंगल भाषा में वीर गीत है इसमें। तो इस प्रकार देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन कवियों को माना है, इनका रचना काल एवं इनके काव्य का क्या रूप रहा है इसे बताया है। आगे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि। रामचंद्र शुक्ल चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। यानी चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हुए और पृथ्वीराज रासो जो कि इनका है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंदबरदाई को ही कहा जा सकता है।
अब मिश्र बंधुओं ने भी यही माना है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम अगर महाकवि कोई है तो कौन है? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच काफी मतभेद है, जो कि निम्नांकित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वानों ने प्रामाणिक रचना मानी है, कुछ लोगों ने अप्रामाणिक माना है, कुछ लोगों ने अर्ध प्रमाणिक अर्थात आधा प्रमाणिक माना है। हम इन विद्वानों को देख लेंगे। प्रामाणिक जिन्होंने माना है पृथ्वीराज रासो को, वे हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टाड। इन चारों ने प्रामाणिक माना है। नेट की परीक्षा में ये पूछते हैं कि किन किन लोगों ने इनको प्रामाणिक माना है, ऑप्शन में दिया रहता है। अप्रामाणिक देखिए पृथ्वीराज रासो को कौन कौन मान रहे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि यह ग्रंथ क्या है? अप्रामाणिक है। देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वुलहर, मुरारी दान विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसको अप्रामाणिक माना है। अर्ध प्रमाणिक जिन्होंने माना है उनमें हैं मुनि जन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। ये बहुत महत्वपूर्ण है नेट की परीक्षा के लिए या किसी भी परीक्षा में हिंदी में ये अक्सर पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो को लेकर कौन प्रमाणिक मानते हैं, कौन अप्रामाणिक, कौन अर्ध प्रमाणिक, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। आपने पहले पढ़ा कि पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। अब देखिए 68 छंदों का प्रयोग है। मुख्य छंद निम्न है: कवित्व, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न कि छप्पय छंद का विशेषज्ञ कौन है, तो चंद बरदाई हैं। आगे देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है, अर्थात पृथ्वीराज रासो की जो रचना है उसका रचना का रूप क्या है? सुख सुखी संवाद है। और इसे किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं कि सुख सुखी संवाद किस में आता है, तो पृथ्वीराज रासो में आता है। डॉक्टर बुलहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक, जयानक कौन है? कश्मीरी कवि, तो जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, और उनकी रचना कौन हुई? पृथ्वीराज विजय। तो कहते हैं बुलहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहर ने पूर्ण किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया? चंद बरदाई के पुत्र जलहर ने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। बहुत महत्वपूर्ण है यह पंक्ति जिसने कही, बहुत महत्वपूर्ण है पंक्ति जो बच्चन सिंह की है कि पृथ्वीराज रासो क्या है? एक राजनीतिक महाकाव्य है, या कह लीजिए कि राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल्ल कृत बिसल देव रासो में मिलता है। किसमें मिलता है 12 मासा का वर्णन? नरपति नाल्ल की रचना बिसल देव रासो में। कयामासवद पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय अथवा सर्ग है। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कयामासवद किसका समय या सर्ग है, तो पृथ्वीराज रासो का। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसल देव रासो को स्वीकार किया है। शुक्ल के आधार पर बिसल देव रासो वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। आगे देखेंगे। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। किसका वर्णन है? पहले तो आल्हा और उदल उनका नाम है, और वे क्या थे? 2 सरदार थे जिनकी वीरता का वर्णन परमाल रासो में दिया गया है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। किसने प्रकाशित करवाया था आला खंड को सर्वप्रथम? तो चार्ल्स इलियट ने। आला खंड बरसात ऋतु में
उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आल्हा खंड एक वीर गीत काव्य है जिसे बरसात के मौसम में उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। हमने रासो काव्य के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे, तो तब तक चैनल के साथ बने रहिए और इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यापति का समय काल 1350 से लेकर 1450 ईस्वी तक माना जाता है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। विशेषकर ये जान लीजिए कि विद्यापति बिहार के थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। विद्यापति ने कुछ संस्कृत ग्रंथों की रचना की, कुछ अवहट भाषा में और कुछ मैथिली भाषा में। आइए इन्हें देख लेंगे। संस्कृत भाषा में जो विद्यापति के ग्रंथ मिलते हैं वो है शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली। अवहट में जो रचनाएं मिलती हैं वो मुख्यतः दो ही हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली में भी दो ही रचनाएं मिलती हैं, पदावली और गोरक्ष विजय नाटक। ये गोरक्ष विजय नाटक नेट की परीक्षा में पूछते हैं। आगे देख लेंगे संस्कृत की कुछ और रचनाएं हैं, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत। ये सभी रचनाएं नेट की परीक्षा में पूछी जाती है। इन्हें याद कर ले और कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो क्रम बनाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं, जैसे शिव गंगा दुर्गा भूदान पुरुष विभाग लिख गया, अर्थात शिव गंगा दुर्गा भूदान पुरुष विभाग लिख गया। ऐसे करके एक ट्रिक के साथ आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देख लेंगे कीर्तिलता और कीर्ति पताका में किसका वर्णन है। तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। ये भी प्रश्न बनता है नेट की परीक्षाओं में। गोरक्ष विजय नाटक जो हमने पढ़ा था विद्यापति का, तो गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा इसका पद्य भाग मैथिली भाषा में लिखा हुआ है। आगे देख लेंगे विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। किसके कवि थे? शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। आगे देखेंगे विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नांकित है। कुछ विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कहा है, तो कुछ विद्वानों ने भक्त, तो कुछ विद्वानों ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किसने क्या कहा है। तो आइए देख लेंगे। श्रृंगारी कहने वालों में हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसे आप ऐसे ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, हरे राम सुभद्रा राम राम, लेकिन राम राम का आपको पता होना चाहिए कि राम कुमार वर्मा है एक, राम वृक्ष बेनीपुरी है और एक रामचंद्र शुक्ल है। आगे देखेंगे भक्त कवि जो मानते हैं विद्वान, वो विद्वान है बाबू ब्रज नंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसे ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, ब्रज श्याम हजार, अर्थात ब्रज में श्याम हजार रूप में विद्यमान है। इस तरीके से एक ट्रिक के साथ आप इसे याद कर सकते हैं। रहस्यवादी में ग्रियर्सन, नागेंद्रनाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। इसे भी ट्रिक के साथ, जैसे ग्रीन नाग जन, ऐसा करके एक ट्रिक बना सकते हैं। आप अपना भी कोई ट्रिक बना सकते हैं और ऐसे इसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसे आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। क्या कहा है कि विद्यापति क्या है? जातीय कवि है। और किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। आगे देखेंगे महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि निराला ने नागिन की लहर किसके पदों को कहा है? तो विद्यापति के पदावली को, जो कि श्रृंगारिक पद इसमें है, इन्हीं को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। और किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है।
आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरअसल शुक्ल जी की उक्तियां, उनके कथन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये आध्यात्मिक रंग के चश्मे वाला प्रश्न तो बार बार आता है। इसे अवश्य देख ले अच्छे से कि ये विद्यापति के बारे में कहा है आचार्य शुक्ल ने, आध्यात्मिक रंग के चश्मे। ठीक है, आगे विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न है। अर्थात विद्यापति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, ये तो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य याद कर ले। आगे देखेंगे, विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। ये भी प्रश्न बनता है कि कीर्तिलता की रचना किस रूप में हुई है, तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। अब यहाँ विद्यापति के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों को देख लेंगे, जो कि बार बार परीक्षा में आते हैं प्रश्न। कीर्तिलता से जो है वो है, देसिल बना सब जन मिठा ते तैसन जम्पो अवहट्टा। ये जो देशिल बहना अर्थात देशी जो बोली है, जो भाषा है, विद्यापति इसको लेकर बहुत लिखते हैं। तो इस तरह देशिल बहना से आप समझ सकते हैं कि ये विद्यापति का पद्यांश है। आगे देखेंगे, रज्ज लुध असलान बुद्धि बिक्कस बले हारल पास बैसी बिसवासी राय गणेशर मारल। ये राय जो शब्द आया है, ये विद्यापति के रचनाओं में आया है। तो राय से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, या फिर हारल मारल, इस तरह के शब्द विद्यापति प्रयोग करते हैं, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न इससे आते हैं। आगे देखेंगे, मारंत राय रणरोल पड्डू मेनी हा सद्द हुआ सुर राय नयर नर अर रमणी बाम नयन पफुरिय धुआ। यहाँ पे भी देखिए राय शब्द आया है, इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ये विद्यापति की रचना है। आगे देखेंगे, कतहु तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धर धरी आने बाभन बरुआ मथा चढ़ाओ ई गाय का चरुआ। ये गाय का चरुआ, इसका प्रयोग विद्यापति ने किया है, जो कि एक देशी भाषा का शब्द है, गाय का चारा। तो इस ट्रिक से आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, हिंदू बोले दुरही निकार छोटऊ तुरका भपकी मार। बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, इसे जरूर याद कर ले कि ये विद्यापति की कीर्ति लता से है। आगे, जई सुरसा हो सई मम भाषा जो जो बुझिन ही सो कर ही प्रशंसा। ये मम भाषा अर्थात अपनी भाषा, ये विद्यापति प्रयोग करते हैं इस तरह से। आगे देखेंगे, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। ये जाति अजाति विवाह के बारे में भी विद्यापति लिखते हैं। आगे देखेंगे, पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुन्नु। ये पुरुष कहानी के बारे में विद्यापति लिखते हैं। आपने पढ़ा भी आगे कि पुरुष परीक्षा उनकी रचना है, उससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, बालचंद विज्जावहु भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये बालचंद विद्यापति की रचना में कीर्तिलता से लिया गया है, इसे भी आप याद कर ले, ये आता है, महत्वपूर्ण है प्रश्न ये। आगे देखेंगे कि पदावली से भी कुछ पद्यांश आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे खने खने नयन कौन अनुसरई खने खने वसत धूलि तनु भरई। ये खने खने जो शब्द है ये विद्यापति प्रयोग करते हैं। सुधा मुख के विहि निर्मल बाला अपरूप रूप मनोभाव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। ये त्रिभुवन विजयी माला से याद कर लीजिएगा, ये नेट की परीक्षा में पूछते हैं। आगे, सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन वह धीरे सपनहु रूप बचक इक भाष्य मुख से दूरी करु चीरे। इक भाष्य, इक भाषा, इस भाषा के बारे में विद्यापति बात करते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, अर्थात हिंदी में विद्यापति कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने विद्यापति के बारे में पढ़ा है। आगे हम आदिकाल में अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए जितने भी वीडियो हैं उन सब का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
अमीर खुसरो का समय काल 1253 से 1325 ईस्वी माना जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। प्रश्न पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये भी प्रश्न पूछता है कि किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि खड़ी बोली के आदि कवि कौन कहे जाते हैं, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। राजाओं का आरोहण अर्थात गद्दी पर राजाओं का चढ़ना देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। किसने संज्ञा दी है? ईश्वरी प्रसाद ने दी है। किसे? अमीर खुसरो को, कि वे क्या है? महाकवि या कवियों में राजकुमार है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। कितनी बताई है? 100, जिनमें सबसे जो महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं वो 5 मानी जाती हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने और गजल। ये एग्जाम में पूछा जाता है नेट की परीक्षाओं में। आगे देखेंगे, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? उक्ति वैचित्र्य की। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। च मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष त नाज गोयम। आप देखिए, ये जो तूतिये हिंदू वाली बात है, ये अमीर खुसरो की बहुत ही कह सकते हैं कि प्रसिद्ध पंक्ति है। तूतिये हिंद, आप इसका भावार्थ भी देख सकते हैं नीचे, कि अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। तो ये जो तूती आएगा कभी परीक्षाओं में, तो समझ लीजिए कि वो अमीर खुसरो का ही पद्यांश है। इसका अर्थ देखेंगे, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तो ये देख सकते हैं, तूती की बात अमीर खुसरो करते हैं। अब अमीर खुसरो की कुछ महत्वपूर्ण पहेलियां देख लेंगे, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो आप अक्सर सुने होंगे पहेलियों को, जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये हम अक्सर बचपन से सुनते आ रहे हैं इन पहेलियों को। इसका अर्थ क्या है? आकाश। आगे देखेंगे, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये भी बहुत प्रसिद्ध पहेलियां हैं अमीर खुसरो की, और इसका अर्थ क्या है? दिया बाती। एक नार 2 को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए, अर्थात पायजामा। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा, अर्थात दर्पण। आगे ब्रजभाषा के रूप में अमीर खुसरो की कुछ काव्य पंक्तियां देखेंगे। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। ये खुसरो की पंक्तियां हैं कि देश छोड़कर परदेसी चला गया। एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा ज्यों पानी। ये वाको, वाके, आप देख सकते हैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग अमीर खुसरो करते हैं। तो इससे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तन वाको सरगा ज्यों पानी, अमीर खुसरो। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ के वाके छे, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। ये जो वामे, इस तरीके से आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं कि ये अमीर खुसरो की काव्य पंक्तियां हैं। आगे देखेंगे, दोहे और गीत ब्रज भाषा में जो अमीर खुसरो ने लिखे थे वो। और ये परीक्षा की दृष्टि से सारे दोहे और गीत बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इनसे प्रश्न आते हैं, तो देख लेंगे इसको। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। बहुत महत्वपूर्ण ये सारी पंक्तियां हैं। नेट के एग्जाम में ये पंक्तियां बार बार पूछी जाती हैं। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीयू को, दो भये एक रंग। ये खुसरो से भी आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो कि खुसरो तो लिखा ही है। तो ये किसका है? अमीर खुसरो का।
गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। बहुत महत्वपूर्ण है, न जाने कितनी बार नेट की परीक्षाओं में ये पंक्तियां आती हैं कि किसकी पंक्तियां हैं, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ऐसे करके, तो आप जरूर इसको याद कर लें। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये गुलाल वाला तो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे गर दीनी कर मोरी माल, ये खुसरो की पंक्तियां हैं। सूनी सेज डरावन लागे विरहा आगिन मोही डस डस जाए, ये गुलाल वाली पंक्तियां जो है, मोर जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कस मोरी लाल, ये अमीर खुसरो की है और बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछी गई है। जे हाल मिसकी मकुन तगा फूल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा ना दारम ए जा ना लेहू काहे लगाए छतियाँ, जैसे बनाए बत्तियाँ लगाए छतियाँ, ऐसे ट्रिक करके आप ज़रूर से याद कर ले कि अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। हमने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा है, आगे हम आदिकाल के कुछ लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक और शेयर किया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इसे लाइक महत्वपूर्ण है। ढोला मारूरा दूहा, कभी तो ये पूछते हैं कि ये कैसा काव्य है, तो प्रेम काव्य है, और कभी कभी इसके रचनाकार के बारे में पूछते हैं। तो आगे देखेंगे। ढोला मारूरा दूहा मूलतः दोहा छंद में रचित था। किस में रचित था? दोहा छंद में, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयों को जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें किसका वर्णन है, तो ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा है ढोला मारूरा दूहा में। और ये किसकी रचना है, तो इस काव्य का मूल जो कवि है वो कौन है? कल्लोल। इसे जरूर याद रखिए, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, कवि कल्लोल। ठीक है, आगे देखेंगे। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। सोरठियो दूहा भलो भली मरवन री बात, जोबन छाई धन भली तारम छाई रात। आगे देखेंगे। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। आप ध्यान रखिए कि ये लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात लोक में जो साहित्य था उस समय विद्यमान, उसके बारे में। तो हमने एक ढोला मारूरा दूहा के बारे में पढ़ा और एक वसंत विलास। ठीक है, आगे देखेंगे। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षाद राय ने किया था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। इणी पर कोयली कूजई पूंजी युवती मनोर, विदुर वियोगिनी धूजई कूजई मयण किशोर। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, लौकिक साहित्य में 2-3 साहित्य के बारे में जो हमने पढ़ा, जिसमें से 2 साहित्य, एक ढोला मारूरा दूहा और एक वसंत विलास महत्वपूर्ण है, जिसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे हम आदिकाल की कुछ विविध विषय वस्तु एवं महत्वपूर्ण पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध बताए जाते हैं। ये बंध है दोहा बंध, पद्दड़िया बंध और गेय पद बंध, अर्थात 3 प्रकार के बंधों का प्रयोग अपभ्रंश भाषा में किया जाता है। आपको इसे याद रखना है, दोहा, पद्दड़िया और गेय पद। आगे देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। क्या है कि दोहा और दूहा जो है, दोहा कहिए या दूहा एक ही बात है। तो दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, अर्थात दोहा या दूहा अपभ्रंश का छंद है और गाथा प्राकृत का छंद है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अपभ्रंश का चरित काव्य पद्दड़िया बंध में लिखा गया है। किस बंध में लिखा गया अपभ्रंश का चरित काव्य? तो पद्दड़िया बंध में लिखा गया है। चरित काव्यों में पद्दड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं।
ये बहुत ध्यान देने वाला प्रश्न है कि चरित काव्यों में किसका प्रयोग किया जाता है। पहला तो पद्धड़िया छंद का, और इसमें 8-8 पंक्तियां होती हैं। साथ ही 8-8 पंक्तियों के बाद एक धत्ता होता है, और ये जो विधि है पद्धड़िया लिखने की उसे कड़वक कहते हैं। नेट की परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखेंगे, हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। किसकी रचनाओं में? बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रस्तोता निम्न है, अर्थात ये बताने वाले कि कौन हिंदी का प्रथम कवि है और उनका समय क्या है। यहाँ पे कुछ विद्वान दिए हुए हैं जिनको हम पढ़ेंगे, तो देख लेंगे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को 7वीं शताब्दी का बताया है और कहा है कि ये हिंदी के क्या है? प्रथम कवि है। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा है और इनका समय 769 ईस्वी माना है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है, जिनका समय विक्रम की 8वीं शताब्दी माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है और इनका समय सन 1184 ईस्वी माना है। इन चारों को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, नेट की परीक्षा में पूछते हैं प्रश्न इससे। इसे एक ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने याद किया है कि जैसे शिव के ऊपर पुष्प चढ़ाया जाता है तो पुष्प या पुंड इस तरह से, राहुल का सर बहुत बड़ा है, इस तरह से मान लीजिए कि एक ट्रिक के लिए। तो भाई राम तो स्वयं में स्वयंभू है, सर्वे सर्वा है, सर्वस्व है, ऐसे याद कर सकते हैं। गणपति चंद्रगुप्त में गणपति जो है बहुत बलशाली है, तो शालिभद्र सूरी। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक की तरह इसको याद कर सकते हैं, आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं, यानी कि सरहपा को बंगला भाषा का भी प्रथम कवि मानने वाले कौन है? डॉक्टर वी भट्टाचार्य। कवि भुवाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है, बहुत महत्व